नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनत अंसारी। परीक्षा के बाद विद्यार्थी की योग्यता का आकलन परीक्षा में उसे मिले नंबरों के आधार पर किया जाता है। कोरोना महामारी के खिलाफ भी कुछ इसी तरह की परीक्षा से भारत सरकार भी दो चार हो रही है। संक्रमण को रोकने, लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करने और कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए देश भर में 24 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन की मियाद खत्म होती उससे पहले ही 3 मई तक के लिए लॉकडाउन 2 की घोषणा कर दी गई, लेकिन हालात को काबू में ना देख एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। अब सवाल ये है कि लॉकडाउन के दौरान करीब 40 दिन का ये जो अरसा गुजरा, उसमें नतीजे कितने मन मुताबिक मिले, यानी जिस मकसद से लॉकडाउन किया गया, क्या वो मकसद सफल रहा? तो भारत में कोरोना का संक्रमण काबू में नहीं आ रहा है। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण के ताजा आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2293 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में नए मामलों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि हालात को केंद्र सरकार ने पहले ही भांप लिया था, जिसके तहत लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाते हुए लॉकडाउन 3 का ऐलान कर दिया गया। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया गया है। देश में संक्रमित मामलों की संख्या 37,336 हो गई है। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर 5 राज्यों में, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और राजस्थान शामिल है। कोरोना की महामारी से देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। मंत्रालय के मुताबिक 9,951 संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की माने तो कोरोना को लेकर हमारा प्रबंधन दूसरे देशों की तुलना में बहुत बेहतर है। तीनों जोनों को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है और इस बीच उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जब तक कोरोना के लिए वैक्सीन नहीं बन जाती है, तब तक सामाजिक दूरी के मापदंड, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, बार-बार हाथ धोना जैसी बातों को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है, लेकिन जब तक बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, तब तक हमें सभी सावधानियां और दिशा निर्देशों का पालन करते रहना चाहिए। उनका कहना था कि लॉकडाउन ने हमें कोरोना महामारी से निपटने में सफलता दिलाई है और अब लॉकडाउन के तीसरे चरण में व्यवहारिक तौर पर देश के आधे हिस्से को 4 मई से पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। ये बात कितनी व्यवहारिक है, कितनी अव्यवहारिक है, इसी पर आज चर्चा हम करेंगे कि लॉकडाउन जो पहले हम 2 देख चुके हैं, उसके बाद एक और लॉकडाउन जो है वो देश अब देखने वाला है। हालांकि 14 दिन की ही इसकी मियाद जो है वो तय की गई है। 14 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है और इस बीच कई सारे जो छूट हैं वो देने की बात भी यहाँ पर की गई है। रिलैक्सेशन काफी देने की बात यहाँ पर सरकार कर रही है। लेकिन जिस तरह से संक्रमण के मामलों में तेजी देखी जा रही है और ये वृद्धि दर तेजी के साथ हो रही है, तेजी के साथ ये वृद्धि इसमें होती जा रही है, दर बढ़ रही है, क्या उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हम संतोषजनक स्थिति में हैं, या फिर हम लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील देने की स्थिति में हैं, या फिर ये कहें कि लॉकडाउन 3 के दौरान सरकार जो ढील देने जा रही है वो मर्जी नहीं बल्कि अब मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि देश की आर्थिक गति जो है, जो कि मंद पड़ चुकी है, उसको भी आगे गति देनी है और उसको भी आगे ले जाना है। तो लॉकडाउन 3 के दौरान जो कुछ यहाँ पर सरकार रिलीफ देने जा रही है, रिलैक्सेशन दे रही है, वो कितना यहाँ पर कारगर दिख रहा है? इसी पर हम कई मेहमानों के साथ चर्चा करने वाले हैं और इस बीच हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनका तारुफ जो है आपसे करवा देते हैं। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये पूरे अप्रैल का ग्राफ आपने देखा कि 1 अप्रैल से अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक और अंतिम 2 दिनों तक जो है कितनी वृद्धि यहाँ पर मामलों में देखी गई। आपने खुद देखा होगा कि आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं भी अभी ये कहने की स्थिति में हम दिखाई नहीं दे रहे हैं कि हमने पूरी तरीके से कंट्रोल जो है महामारी पर पा लिया है। तो हमारे साथ अशोक चौहान वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, डॉक्टर आर.के. सूरी मनोचिकित्सक हैं आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर रोहित भयाना अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, आप भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान से। चौहान जी, आपको क्या लगता है कि अब लॉकडाउन 3 की घोषणा भी कर दी गई है, जिस मकसद से, जिस इरादे से ये घोषणा लॉकडाउन की गई थी,
क्या लगता है कितना हम उस मकसद को पा सके हैं, कितना कामयाब हुए हैं उसमें? हाँ, देखिएगा, कोरोना वायरस वैश्विक कोरोना वायरस है। अपना जो है भारत में ही नहीं अपितु विश्व के पूरे विश्व के देशों को जो है इसने अपनी चपेट में ले लिया है। और केंद्र सरकार जो है, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेकर सभी तक जो है इसके लिए चिंतित है, पूरा देश चिंतित है। तो इसके लिए जो है अपना सबसे पहले जो है अपना 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया। फिर दूसरे चरण का लॉकडाउन जो है आपका 19 दिन का किया। और फिर तीसरा जो चरण है उसको लिए जो है फिर 14 दिन का जो है कल से जो है कल के बाद से 4 मई से फिर शुरू हो जाएगा। इस तरह से जो करके 3 चरणों में जो है लॉकडाउन की जो है घोषणा की गई है। और इसका जो बचाव है, कोरोना से जो बचाव है, वो सिर्फ लॉकडाउन ही है कि जो लोग अपने घरों में रहे और इसके प्रकोप से बचने के लिए लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। जो संक्रामक जो हमारे जो पॉजिटिव जो बढ़ रहे हैं अपने पेशेंट, तो उनके हिसाब से देखते हुए ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि पहले इतनी संख्या में कोरोना नहीं हुआ था। पर पिछले जो 2-3 दिनों से जो है 2-3 दिनों से एकदम से जो वृद्धि हुई, 6 एक बार 4 एक बार इस तरह से जो होके आज गुड़गांव जो है 63 में अपना पॉजिटिव पे पहुंच गया है। वैसे ये राहत की बात है कि पॉजिटिव जरूर हो रहा है, पर जो लोगों को जो मिल रहा है, जो लोग जो इसका फायदा भी मतलब लेके और अपना इससे जो ठीक भी हो रहे हैं, 38 के करीब जो है लोग अपने पेशेंट जो है कोरोना पॉजिटिव वो ठीक हो गए, अपने घरों में पहुंच गए हैं और बाकी का जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। अशोक जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि संक्रमण दर को रोकने के लिए ही लॉकडाउन की घोषणा यहाँ पर की गई थी। लेकिन क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से मामले तेजी के साथ बढ़े हैं, कई राज्य अभी भी बुरी तरीके से इसकी चपेट में हैं और वहां पर तेजी देखी जा रही है संक्रमण के मामलों में, तो आपको क्या लगता है कि जिस मकसद के साथ में संक्रमण को रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और एक बड़े लेवल पर इसको फैलने से रोकने के लिए ये सब किया गया था, क्या उस मकसद को हम हासिल कर पाए हैं? अगर कर पाए हैं तो कितनी हद तक कर पाए हैं? क्योंकि लगता नहीं है कि पूरी तरीके से हमने उसको पा लिया है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। देखिएगा, प्रयास किए जाते हैं और उन प्रयास में हम सभी का सहयोग होता है। देखो, घरों में बैठाना एक बहुत ही मतलब टिपिकल जिसको बोलते हैं, एक ये होता है। इसके बावजूद भी जो है अपना केंद्र सरकार ने जो ये सब कुछ किया और लोग इसको मानने को बाध्य हुए। लोगों ने इसको मन से माना है। जब मन से मान रहे हैं तभी तो अपना जो है इतना मतलब ये एक तरह की जो महामारी थी, इसने जो विभत्स रूप नहीं लिया है। और नहीं तो अदर्स और कंट्री में देखिएगा क्या हालात हैं। हम और जो विश्व के जो अदर्स जो कंट्री हैं, जो देश हैं, हम उनसे फिर भी बहुत बेहतर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कैजुअलिटी नहीं हुई है, कैजुअलिटी हुई है, पर उनको टाइम रहते हुए उनको संभाल लिया गया है। और इसका सबसे एक अच्छा सबसे सरल उपाय यही है कि लॉकडाउन चलता रहे और लॉकडाउन का जो पालन जब तक भी अपना जो है अपना सरकार जो अपना डिक्लेयर करती है, हम उसका मन से पालन करें, डर से नहीं। देखो, ये जो सब कुछ हो रहा है ये हमारे ही स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए और हम सभी के लिए है। तो इसमें योगदान तो हम सबको देना पड़ेगा। देखो, रही बात इसके कि भाई कम है ज्यादा है, यानी अभी जो कुछ रिसेंटली जो गुड़गांव में जो केस आए हैं वो दिल्ली से लगते जो सीमाएं हैं उनसे करते हुए अपना आए हैं। गवर्नमेंट ने, प्रदेश गवर्नमेंट ने और हमारे होम मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री जो अनिल विज जी ने और हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री ने, उन्होंने जो है उठा के अपना जितनी भी जो है गुड़गांव से लगती दिल्ली सीमाएं हैं उन पे सर, लेकिन सवाल एक ये भी है कि 40 दिन से जो है लॉकडाउन के बीच सभी लोग हैं और इसका पालन भी कर रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कहीं
जो देखी गई वो कंट्रोल भी उसको किया गया। लेकिन 40 दिन बाद अगर ये कहा जाए कि किसी एक राज्य की वजह से या किसी एक विशेष तबके की वजह से, समुदाय की वजह से ये संक्रमण में तेजी आई है, क्या ये कह पाना उचित है, या यहाँ पर ये कहें कि लापरवाही जो है हर एक स्तर पर हुई है, इसीलिए इस तरह से मामले जो है वो तेजी के साथ बढ़े हैं? देखिएगा अगर लापरवाही, हम किसी के ये नहीं कह सकते कि बस सरकार ने लापरवाही की है या स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही की है। ये तो एक तरह के फिर जो है पॉलिटिकल स्टंट बन जाता है। मतलब ये जो दैवीय विपत्ति आई है, देखो कुदरत है, कुदरत ने एक ही विपत्ति दी है, इसका तो हम सबको मिलके ही सामना करना पड़ेगा। रहा किसी विशेष समुदाय के उससे आई है तो इसके कहने में भी अपना सरकार भी स्पष्ट नहीं बोल पा रही है, और दूसरे जो है कहना कि भाई जमाती आए थे, जमाती इकट्ठे हुए और उनके वजह से ये कोरोना फैला, मान सकते हैं। पर यह कि किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष पर हम आरोप लगाए या करें तो वो जहाँ तक ख्याल है वो सही नहीं है। देश हित में और समाज हित में नहीं है, इसको अपना लिया जा सकता। इसी बीच चलिए हमारे साथ पवन कुमार भी जी। जुड़ चुके हैं। आप एएसआई हैं, संगरूर में एएसआई के पद पर कार्यरत हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर रोहित भयाना से मैं सवाल ये करना चाहूंगी। डॉक्टर, जैसा कि हम पहले भी इस वायरस की प्रकृति को लेकर के कई बार बात कर चुके हैं, और एक बार फिर से यहाँ पर ये मेंशन करना भी जरूरी हो जाता है कि गुजरात के जो बायोटेक्नोलॉजी शोध केंद्र के निदेशक हैं जीसी जोशी, उनका ये कहना है कि वायरस संरचना को डिकोड उन्होंने मतलब उनकी तरफ से किया गया है, और 3 म्यूटेशन इसके सामने आए हैं, जिसमें एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन जो है वो 2 सामने आए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये स्ट्रेन क्या है और एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं या कितने अलग अलग हैं, और कितना ये कह सकते हैं कि ये घातक है। हेलो जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है डॉक्टर। देखिए कायनात जी, पहली बात ये कि एल स्ट्रेन और एस स्ट्रेन म्यूटेशंस से ज्यादा ये एक दो अलग अलग तरह की इस वायरस की किस्में हैं। इनको हम वायरस की 2 किस्मों की तरह देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा जी। इनमें से एक स्ट्रेन जो है वो ज्यादा पावरफुल और ज्यादा खतरनाक होता है, और दूसरा स्ट्रेन जो है वो थोड़ा कम खतरनाक और कम पावरफुल होता है। ये कौन सा, जैसे कि आपने कहा कि एक ज्यादा खतरनाक है और दूसरा जो है उससे थोड़ा सा कम है तो दोनों ही, लेकिन किस तरह से कौन सा वाला ज्यादा खतरनाक माना जाए, एल के एस? डॉक्टर रोहित की आवाज हम तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। हम दोबारा उनसे संपर्क साधेंगे और उसके बारे में ज्यादा जानकारी हम लेने की कोशिश उनसे करेंगे। पवन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एएसआई हैं। सर स्वागत है आपका, और सलाम भी करना चाहेंगे कि इस मुश्किल वक्त में आप जो हैं एक योद्धा की तरह से बिल्कुल डटे हुए हैं। सिपाही तो आप हैं ही, लेकिन इस वक्त जो हैं आप अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ दूसरे कई कामों को भी लेकर के उतनी ही सतर्कता दिखा रहे हैं जितनी दिखानी चाहिए। हम ये जानना चाहेंगे कि इस 40 दिन के दौरान जो है किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, और किस किस तरीके से आपने देखा कि कई बार बहुत मुश्किल हो गया लोगों को संभालना या समझाना। मैडम ये बात है भी मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਟੀ ਸੰਗरूर रहा ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਡਟ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਓ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗरूर ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ
ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, उसके चार जाने, उन्होंने पूछा भी तुसीं कित्थे चले हो? कहंदे भी साइकिल ही ठीक कराउणी है, असीं बाजार दे विच साइकिल नूं ठीक कराउण चले आ। लोकां नूं असीं अपील करदे आ भी जे कोई जरूरी काम आ तां ही बाजार दे विच आउण, नहीं तां घरां दे विच रहण जी। जे बाजार दे विच आउणा भी आ तां एक जाना भी आके समान लैके जा सकदा। लोकां नूं अपील करदे आ। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर हम इस बातचीत के सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। पवन जी, आपसे भी बातचीत हम करेंगे और डॉक्टर आर.के. सूरी मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि सेहत पर तो इस वायरस ने अपना असर जो है छोड़ा ही है, डाल ही रहा है, साथ ही लोगों के मनो स्थिति पर किस तरह का इसने असर जो है वो डाला है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हम आते हैं कुछ नई खबरों के साथ, चाय की चुस्की के साथ खबरों की मिठास। हम बनाते हैं आपके ब्रेकफास्ट को खास। देखिए खबर प्रहर रोज सुबह 7:25 पर। माइंड हो जाएगा कूल, स्ट्रेस जाएंगे भूल। देखिए परफेक्ट प्राइम ओनली इन ब्रेक टाइम, रोजाना सुबह 8 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70 875 70 875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। खबरों का सिक्सर, खबरों का 4, हर बार न्यूज शॉट्स। देखिए हॉट शॉट्स रोजाना सिर्फ खबर फास्ट पर। देखिए इंडिया कनेक्ट रात 9:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। जरा सोचिए, पिछले कुछ समय में न जाने कितने हाथ मदद के लिए उठे, न जाने कितने लोगों को मिला मेडिकल सपोर्ट, पर लड़ाई अभी लंबी है और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्योंकि अब राशन से लेकर शेल्टर, एम्बुलेंस, वित्तीय सहायता और पुलिस सेवा जैसी सेवाएं होंगी एक ही जगह। जन सहायक हेल्प मी ऐप। यहाँ किसान मंडी में सामान बेचने का समय, डोनर्स कोरोना रिलीफ फंड में सीधा डोनेशन, स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लासेस, बीमारी में सीधा डॉक्टर्स से टेली परामर्श, स्थानांतरण पास और वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन जैसे काम होंगे आपकी उंगलियों के इशारों पर। तो अब हरियाणा वासियों के फोन में होगा एक और भरोसेमंद ऐप। डाउनलोड करें जन सहायक हेल्प मी ऐप। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और बात हो रही है लॉकडाउन से निकले हुए नतीजों की कि कितनी काबू में कोरोना की स्थिति जो है वो हो पाई है, कोरोना अभी भी कितना बेकाबू है और क्यों है। कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पवन कुमार एएसआई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संगरूर में आप एएसआई के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर आर.के. सूरी मनोचिकित्सक हैं। आर.के. सूरी जी, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे एक सवाल यहाँ पर किया था कि लोगों के स्वास्थ्य को तो ये महामारी जो है, कोरोना वायरस जो है वो इफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन मनोस्थिति, समाज की मनोस्थिति पर इसने क्या असर डाला है, लोगों के सोचने का तरीका इसने किस तरीके से बदल दिया है? कायनात, धन्यवाद। मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया इस वायरस को लेकर दो संदर्भ सामने आते हैं। पहला है कि फियर साइकोसिस, जो कि स्थिति ऐसी है कि हर व्यक्ति को घर में रहना अति आवश्यक है और सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ती है।
तो एज ए रिजल्ट दे हैव टू रिमेन एट होम, उन लोगों को घर में रहना पड़ता है। तो घर में रहने के वजह से बहुत सारी जो रूटीन की एक्टिविटीज हैं उनमें हैम्परिंग होती है, तो उससे उनके मनोविज्ञान पर काफी अवरोध होता है, जैसे कि एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, ऑब्सेशन, बार बार हाथ धोना, क्योंकि ये एक नियम में रखने की आवश्यकता है कि जरा सा भी कुछ हो जाएगा तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आने का संभावना ज्यादा रहती है। तो इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए हमें ये देखना है कि उनका मनोबल सही रहे, उनको एक जो नॉर्मल रूटीन कर रहे थे वो नॉर्मल रूटीन मेंटेन करें, सुबह से लेकर शाम तक अपने मन में इस तरीके के विचार लाएं कि वो पॉजिटिविटी अपने अंदर इनकलकेट करें, जिसको कि मैं 4 पीस की बात करता हूं। पहला पी जिसको मैं बोलते हैं कि पर्पस, हमारा पर्पस क्या है इस महामारी से लड़ना। उस महामारी से लड़ने के लिए हमें अपने अंदर दूसरा पी लाना है, यानी कि पॉजिटिविटी लानी है। तीसरा पी जो कि हमारे को पैशन से करना है, हमें मन लगाकर पूरे ध्यान से वो सब नियमावली जो कि सरकार कह रही है उसको हमें तन मन धन से पालन करनी है। और चौथा पी जो है कि वो हमारे परसिस्टेंटली, यानी कि परजर्वेंस, वो हमें ये लाएंगे तभी हमारे को पीस और हैप्पीनेस आएगी। एक तो ये चीज हुई। दूसरा संदर्भ जो आता है कि अभी तक जो सरकार ने किया बहुत बढ़िया किया है, उसका अदरवाइज हमारा जो ग्राफ जो है वो अमेरिका से कम ना होता। तो उसके लिए तो भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी सराहनीय हैं। उन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा किया। इस महामारी को रोकने के लिए हमारे पास आइसोलेशन वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी। दूसरा स्ट्रेटेजी तो थी हमारे को आइडेंटिफाई करके। तीसरा जो आता था उनको टेस्ट करना और ट्रीट करना। यहाँ जो टेस्टिंग वाला इशू है वहां पर अभी भी सरकार से काफी चूक है। टेस्टिंग उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। टेस्टिंग किए बगैर हम ट्रीटमेंट नहीं लेके जा सकते। हाँ, जो सिम्टोमेटिक है उनको हमें आइसोलेट करके ट्रीट करना है, जो असिम्टोमेटिक है उनको हमें ध्यान रखना है, उनको हमें ट्रेस करना है। ये तो हुआ इंडिविजुअल लेवल में। दूसरा आता है कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमिक हेल्थ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति आज की डेट में उसको ये लगता है कि मेरा कारोबार, मेरा व्यापार, मेरा काम कम हो गया है, और वो वास्तविकता है। इसीलिए अमेरिका भी ये कोशिश कर रहा है कि हम इस आर्थिक मंदी से बाहर निकलें। और आर्थिक मंदी इंडिया को ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, चाइना को इम्पैक्ट करी है, क्योंकि हम ऑलरेडी बिलो द पॉवर्टी, हमारी पॉवर्टी लेवल काफी हाई है। तो मिलियंस एंड पीपल जो कि माइग्रेटेड लेबरर थे उनको पहुंचाना, घर घर पहुंचाना वाज आल्सो बिग टास्क। अब उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएंगी। इन 40 दिनों में मेरे पास ज्यादा साइकेट्रिक केसेस आए हैं, साइकोलॉजिकल केसेस आए हैं ऑल ओवर द यूरोप। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं इस बारे में जानूंगी आपसे कि जैसा आपने कहा कि इन 40 दिनों में जो आपके पास केसेस आए हैं वो बहुत ज़्यादा रहे हैं अभी तक। जितने भी केसेस आपके पास आए, कितने आए, किस तरीके के आए और क्या समस्याएं उनकी कॉमन आपने देखी इन केसेस में, इस पर ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। डॉक्टर रोहित भैयाना हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं आप। डॉक्टर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी जिस तरीके से आपने देखा भी होगा कि आज जो हमारा विषय हमने चुना उसका हमने इक्वेशन, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन हमने रखा है यहाँ पर, लॉकडाउन 1-2 इज इक्वल टू (10) कि हमने यहाँ पर नंबर देने की एक तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन 1 और 2 का जो भी आपने देखा कि रिजल्ट के तौर पर कितने नंबर आप देना चाहेंगे 10 में से? इस लॉकडाउन के दौरान कितनी स्थिति हम काबू में कर पाए हैं? दूसरा ये कि ये जो कोरोना की प्रकृति संरचना को लेकर हम बात कर रहे थे, इसकी प्रकृति अलग अलग क्या भारत में आप देख रहे हैं?
कायनाथ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, पहले तो सॉरी, पिछली बार जब आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देने लगा तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी, मुझे बाद में पता चला, तो उन्होंने रिकनेक्ट। पहले मैं आपके उसी क्वेश्चन का जवाब देता हूं जिसका मैं पहले दे रहा था, जी। स्ट्रेन्स के बारे में। 2 L और S स्ट्रेन्स जो कोरोना वायरस के पाए गए थे, अभी तक जो करंट इंफॉर्मेशन है उससे ये लगता है कि S स्ट्रेन इनिशियल स्ट्रेन था जब बैट से या एनिमल से ह्यूमंस में वायरस ने जंप किया था, लेकिन ये वीकर स्ट्रेन था और इसका ट्रांसमिशन रेट भी कम था। जी। जब ह्यूमंस में ट्रांसमिशन शुरू हुआ तो एल स्ट्रेन सामने आया। यही एल स्ट्रेन मेनली यूरोप और अमेरिका में फैला और वहां की इतने हाई डेथ रेट का कारण बना। ये अग्रेसिव भी ज्यादा है, फैलता भी ज्यादा है और इसकी मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है। तो ये तो आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है। जी। अब लॉकडाउन के बारे में देखिए, मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन एक बहुत ही अच्छी नीयत से किया गया था, बट मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूं कि उसको प्रॉपरली मैनेज किया गया है। लॉकडाउन में काफी खामियां रही हैं अलग अलग स्तरों पे। मैंने अभी पिछले हफ्ते ही 27 अप्रैल को एक आर्टिकल लिखा है लिंक्डइन पे, द बिग क्वेश्चन फॉर इंडिया, इसी लॉकडाउन को लेके। जी। और मैंने उसमें कुछ साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स और वर्ल्ड वाइड डेटा प्रोवाइड किया है लॉकडाउन से रिलेटेड और लॉकडाउन क्यों इंक्रीज होना चाहिए उससे रिलेटेड। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो लॉकडाउन का फर्स्ट पार्ट था 14 अप्रैल तक जी, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने शुरू में 3 हफ्ते का लॉकडाउन किया था, उसमें कुछ शायद हमसे चूक हुई है कहीं ना कहीं, और उसकी वजह से आपको कहाँ लगता है कि कहाँ चूक हो गई और कहाँ ज्यादा सख्ती अगर बरतते तो हालात आज कुछ और होते? देखिए, एक तो हम लोग गैदरिंग्स को प्रॉपरली कंटेन नहीं कर पाए। मेरा शुरू से डे 1 से माननीय मंत्री जी को, हर्षवर्धन जी को जो मैंने सुझाव दिए थे, उसमें मेरा डे 1 से यही सुझाव था कि कहीं भी 5 से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित ना हो। हालांकि उस समय मेरे अपने डॉक्टर कुलीग्स ने मुझे क्वेश्चन किया था कि आप ये नंबर कहाँ से लेके आए हैं 5 से ज्यादा, तो मैंने उनको अपना उस नंबर का लॉजिक प्रोवाइड किया था अपने फ्रेंड्स को। वही इवेंचुअली गवर्नमेंट ने उसको लागू किया, बट 2-3 बातें। एक, गवर्नमेंट उसको लागू करने में देर हो गई, उनको और जल्दी लागू करना चाहिए था 16-17 मार्च के आसपास या शायद उससे भी पहले जी। दूसरा ये कि गैदरिंग्स फिर भी होती रही। मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं करूंगा कहाँ गैदरिंग्स हुई, हम सबको पता है गैदरिंग्स होती रही और वो गैदरिंग्स की वजह से डिस्पर्शन बढ़ गई। गैदरिंग्स हुई, उसके बाद ट्रैवल अलाउ हुआ। ट्रैवल अलाउ होने से क्या होता है कि गैदरिंग में रहने वाले लोग उसको जगह जगह कैरी कर लेते हैं। उसके बाद भी हम लोग जो पासिस के जरिए और अलग अलग तरह से वो कितना स्ट्रिंजेंटली मैनेज हुआ, मुझे थोड़ा इस बारे में पूरा कन्विंस नहीं हूं मैं। फिर हमने टेस्टिंग का रेट बहुत लो रखा है। मैंने अपने आर्टिकल में मेंशन किया है, ब्रिटेन ने थर्सडे को 1 लाख टेस्ट का टारगेट रखा था, उसने 1,21,000 टेस्ट का टारगेट अचीव कर लिया है। अब वो 2 लाख टेस्ट पर डे की बात कर रहे हैं। जर्मनी 2 लाख टेस्ट की बात कर रहा है। यूएसए में 1.5 लाख टेस्ट पर डे हो रहा है। स्वीडन, जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है या 1 करोड़ के आसपास है, वो 15 से 18,000 टेस्ट रोज कर रहा है। तो हमारे 135 करोड़ की पॉपुलेशन में हम 20 से 25,000 या मैक्सिमम 27,000 टेस्ट अगर पर डे कर लेते हैं तो हम सोच सकते हैं कि वो कितना नाकाफी है। बिल्कुल। जितना ज्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा उतना कर्व को समझेंगे। ये सारी एक कर्व की गेम है। जब तक हमें कर्व समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे की स्ट्रेटेजी प्रॉपरली प्लान नहीं कर सकते और हम
हम इस तरह से खेल रहे हैं कि हमारी आंखों पे पट्टी बांध डॉक्टर के हमारे क्या हाथ में क्या तलवार यहाँ दे दी। पर गवर्नमेंट को अब ऐसे भी करना चाहिए जैसे अब लॉकडाउन 3 के दौरान देश भर को जो है 3 जोन में बांट दिया गया है और उसके बाद राज्यों में भी इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसे फॉलो किया जा रहा है कि ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। क्या इसके हिसाब से भी गवर्नमेंट को टेस्टिंग जो है अपनी बढ़ा देनी चाहिए, हर एक राज्य सरकार को इसके अकॉर्डिंग टेस्ट करना चाहिए? देखिए, दो बातें हैं कायनात जी। मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं इस ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन की क्लासिफिकेशन के हक में नहीं हूं। पहली बात तो जी, ए कंट्री इज ए कंट्री। हम जब तक एज ए कंट्री फाइट नहीं करेंगे, हम एज ए कंट्री नहीं जीतेंगे। मैं दिल्ली का नागरिक नहीं हूं, मैं हरियाणा का नागरिक नहीं हूं, या मैं पंजाब का नागरिक नहीं हूं, मैं भारतवासी हूं। कोई भी दुनिया में मुल्क इस तरह से नहीं चल रहा कि हम उसको जोन्स में, हम उसको स्टेट्स में डिवाइड कर दें। ये उसके पीछे रीजन आपको मैं अपनी रीजनिंग देता हूँ जी। गुड़गांव ऑरेंज जोन में है, दिल्ली रेड जोन में है, पानीपत जहां तक मुझे ध्यान है ऑरेंज जोन में है, और सोनीपत रेड जोन में है। जी, जी। अब सोनीपत और पानीपत के बीच में विलेजेस के थ्रू कच्चे रास्ते जाते हैं जहां से छोटी व्हीकल्स और छोटी कार जा सकती हैं। कैसे आप रोकेंगे उनको जाने में? पहली बात। गुड़गांव और दिल्ली के बीच में उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए और जो विलेजेस के रास्ते थे उनको खोद दिया। ठीक है, ट्रक्स अभी भी जा रहे हैं, जो हायर ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट है वो अभी भी जा रहे हैं। क्या गारंटी है कि उस ट्रक के थ्रू कोरोना नहीं जाएगा? क्या गारंटी है कि वो हायर ऑफिशियल खुद एसिम्प्टोमेटिक कैरियर नहीं है? नीति आयोग के अंदर सीनियर ऑफिसर्स को कोरोना मिला है। जी। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, इट इज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल बेसिस। अब आई बात इकोनॉमिक बेसिस की कि जी हम कुछ जोन्स में इकोनॉमी शुरू करें। अगर आप कुछ जोन्स में इकोनॉमी शुरू करके और कुछ जोन्स में इकोनॉमी बंद रखेंगे तो वैसे भी आप सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन को देख रहे हैं आने वाले टाइम में। पब्लिक और ज्यादा बेचैन होगी जिन जोन्स में उनको, फॉर एग्जांपल दिल्ली में आपको चीजें नहीं मिल रही हैं, लिकर नहीं मिल रहा, गुड़गांव में लिकर मिल रहा है, लोग बेचैन हो जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसे लोग निकल आएंगे जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस होंगे, ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शंस होंगे। ये सिचुएशन हम कह सकते हैं कि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस प्रशासन है, उसके लिए संभाल पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यहाँ मुश्किलें सीधे तौर पे उनके लिए बढ़ेंगी। एब्सोल्युटली, ये एक साइंटिफिकली रॉन्ग डिसीजन है, मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिवली भी रॉन्ग डिसीजन है। और एज एन इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट मैं बिल्कुल इस डिसीजन को एंडोर्स नहीं करता। मुझे नहीं मालूम इसके पीछे क्या लॉजिक गवर्नमेंट ने लगाया है। बिल्कुल डॉक्टर, आपने दो बातें यहाँ पर कही। एक तो जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि आधे हिस्से में जो है इकोनॉमी को शुरू करने के लिए जिस तरीके से बात हो रही है कि रिलैक्सेशन कहाँ कहाँ दिया गया है। दूसरा, आपने ये जो जोन वाइज बांटा गया है उस कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है उसको भी आप ठीक नहीं मानते हैं। इस पर क्यों नहीं आप सहमत हैं? इस पर मैं जरूर आपसे बात करूंगी। पवन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप एएसआई हैं। सर, अभी जिस तरीके से यहाँ पर जो डॉक्टर रोहित भयाना ने कहा कि ये जिस तरह से चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी, लोग भी उनमें जो पैनिक है वो भी क्रिएट होगा। तो अभी तक आप किस तरह के हालात से दो चार हो रहे थे? 40 दिन के इस अरसे में लोग कितना समझे हैं इस बात की गंभीरता को, इस वायरस की चुनौती को, और कितना अभी तक जागरूक हुए हैं? क्या अभी भी उनको समझाने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ती है? हाँ मैम, 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੱਕ, ਪੀਐਚ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰ 2 ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ मोटरसाइकिल पर 2 जाने, कार दे विच 4 जाने, जदों ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, भी सामान खरीदने चले। यानी अभी भी बहुत ज्यादा आपको लोगों को समझाने की जरूरत जो है वो पड़ रही है और लोग अभी पूरी तरीके से ये कहें कि इस बात के आदी नहीं हुए हैं कि उनको रोक कर रखा जाए या नियमों के अंदर बांध के रखा जाए। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि इस दौरान जो है पुलिसकर्मी भी काफ़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, खतरों का वो भी सामना कर रहे हैं। अभी तक पंजाब की अगर बात करें तो कितने पुलिसकर्मी जो हैं खुद ड्यूटी के दौरान इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं? साडा जिहड़ा संगरूर डिस्ट्रिक्ट आ, इत्थों साडे बिल्कुल परमात्मा की किरपा रही है, पुलिस कर्मचारी बचे हैं, पर साडे नाल लुधियाना डिस्ट्रिक्ट आ, उत्थे डीएसपी साहब से साडे कोहली जी, जो इस बीमारी नाल लड़ते हुए लोकां नूं बचाउंदे हुए शहीद हो गए हैं। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਮੈਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਪਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਓ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। बिल्कुल, यहाँ पर अपील जो है वो वही की जा सकती है, ज़्यादा सख्ती जो है वो भी नहीं दिखा सकते हैं। बने रहिए, इस पर चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70 875 70 875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। खबरों का सक्सर, खबरों का फोर, हर बार न्यूज शॉट्स देखिए, हॉट शॉट्स रोजाना सिर्फ खबर फास्ट पर। देखिए इंडिया कनेक्ट रात 9:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। जरा सोचिए, पिछले कुछ समय में न जाने कितने हाथ मदद के लिए उठे, न जाने कितने लोगों को मिला मेडिकल सपोर्ट, पर लड़ाई अभी लंबी है और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि अब राशन से लेकर शेल्टर, एम्बुलेंस, वित्तीय सहायता और पुलिस सेवा जैसी सेवाएं होंगी एक ही जगह। जन सहायक हेल्प मी ऐप। यहाँ किसान मंडी में सामान बेचने का समय, डोनर्स कोरोना रिलीफ फंड में सीधा डोनेशन, स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लासेस, बीमारी में सीधा डॉक्टर्स से टेली परामर्श, स्थानांतरण पास और वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन जैसे काम होंगे आपकी उंगलियों के इशारों पर। तो अब हरियाणा वासियों के फोन में होगा एक और भरोसेमंद ऐप। डाउनलोड करें जन सहायक हेल्प मी ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और चर्चा हो रही है लॉकडाउन से हासिल हुए नतीजों को लेकर। डॉक्टर रोहित भैयाना हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, अशोक चौहान वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर आर के सूरी मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़े हैं, पवन कुमार एएसआई संगरूर से ये भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अशोक चौहान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अशोक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी आपने सभी लोगों को यहाँ पर सुना, जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनकी बात भी आपने सुनी, जो एएसआई है उनकी भी बात आपने सुनी।
लोग कितना अभी तक इस बात को लेकर के यूज्ड टू हुए हैं, कितना पालन वो कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे जो कुछ अभी यहाँ पर अपना अनुभव उन्होंने साझा किया जो एसआई हैं। इसके अलावा सरकार के जो फैसले हैं उसको लेकर के भी जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क जो है लगा दिया है जो हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हैं। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार यहाँ पर जो रिलैक्सेशन दे रही है जोन वाइज बांट करके अलग अलग राज्यों को, तो ये क्या सरकार की अब मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि ज्यादा लंबे वक्त तक पूरे देश को लॉकडाउन करके नहीं रखा जा सकता है, अर्थव्यवस्था को भी चलाना है, तो अब यहाँ पर एक और रिस्क सरकार ले रही है। बात सही है। अभी डॉक्टर्स थे उनको सुना है और अपना जो पुलिस के जो थे कर्मी अपना अधिकारी उनको भी सुना। देखो लोगों को जागरूक तो होना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे ये कहना है कि लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है, मानते हैं समाधान नहीं है, पर उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ तो सुरक्षा के कदम तो उठाने ही पड़ेंगे ना। अच्छा, ज्यादा दिन तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता, आर्थिक व्यवस्था को भी संभालना है। अच्छा, आर्थिक व्यवस्था को संभालने के लिए अब जो सेकंड जो अपना टर्म का जो लॉकडाउन था उसका टर्म का, तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत जो है अपना रियायतें दी गई है, थोड़ी बहुत राहत दी गई है कि जिससे उद्योग धंधे कुछ चल सके। पर वो उद्योग धंधे छोटे मोटे ही चल सकते हैं, उससे बड़े वाले उद्योग नहीं चलेंगे। फर्ज कर लीजिएगा जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव में मारुति के 2 प्लांट है, क्या नाम तो आपका IMT मानेसर और गुड़गांव, और उसके बाद में ऐसे हीरो मोटो कॉर्प है, हीरो होंडा है, होंडा मोटर्स वगैरह है। इस तरह की जो बड़ी कंपनियां हैं ये तब तक नहीं चल पाएंगे जब तक कि इनसे लगती जो ज्वाइंट वेंचर्स हैं, जो ज्वाइंट वेंचर हैं तो इनके लिए अपना जो है वो कंपोनेंट्स बनाती हैं, वो कंपोनेंट्स उनको जो है जब तक वो सप्लाई नहीं करेंगे तो तब तक जो है उठा के अपना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरे मारुति सुजुकी के जो चेयरमैन है मिस्टर RC भार्गव, वो क्लियर कर चुके हैं कि हमें जो है परमिशन जरूर दे दी है एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, पर हम अपना प्रोडक्शन तभी शुरू करेंगे जब तक कि हमारे क्या नाम डीलर्स के शोरूम है वो नहीं खुल जाते, क्योंकि हम बना के गाड़ी रखेंगे कहाँ जब हमारी गाड़ी बिकेंगी नहीं, डिमांड नहीं होगी, तो उनसे हम गाड़ी बना के करेंगे क्या। अच्छा, अब जो ऐसे की परमिशन मिली है अब उनसे अपना मेंटेनेंस वगैरह का जो इधर उधर का काम धाम है उन वर्कर्स से वो लिया जा रहा है कि अपना जो है चलो जैसे कि अपना जो है अपना फुल उसमें आ जाएगी अपना जो रनिंग में, तो कोई परेशानी ना हो, तो इस तरह से जो करके मेंटेनेंस वगैरह करा रहे हैं। क्योंकि क्या है कि जो बड़ी कंपनियां का वो जब छोटी कंपनी उनके साथ रहेंगे करेंगे तो वो अपने प्रोडक्शन दे पाएंगे। अच्छा, दूसरे रहा लोगों को जागरूक। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि भाई ये जो है जोन बनाए हैं ये है सब इंडियन है, मानते हैं, पर हर जगह की, हर शहर की, हर स्टेट की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अपने अलग अलग वो हिसाब से है। तो गवर्नमेंट ने उसको भी कुछ करने के लिए अपने हिसाब से किया है कि भाई चलो जैसा है कि कुछ कम है तो उसको ये जोन उसको ये जोन, इस तरह से 3 जोन में बांट के अपना जो किया है। पर ये कि इसका सबका गवर्नमेंट ने और प्रशासन ने और तो और जो इस तरह के स्वयंसेवी संस्थाएं अदर्स जो लोकल प्रशासन को सपोर्ट कर रही हैं, उन्होंने पूरा जागरूकता अभियान चलाया लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई आप जो है कोरोना से बचो, हाथ धो, सैनिटाइज कीजिएगा, ये करो, इस तरह से करो। और जो जरूरतमंद है उनके लिए भी, जैसे दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो उनकी मजदूरी खत्म होगी, घरों में बैठे हैं, उसके बाद में जो है कि उनके लिए खाने का, रहने का, सहने का प्रबंध, बिल्कुल सारे प्रबंध यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मजदूर जो है सड़क पर उतरते दिखाई दिए और अब अंत में निर्णय यही लिया गया कि जिस राज्य से वो मजदूर है उन्हें वहां पहुंचा दिया जाए। डॉक्टर आर के सूरी, जैसा अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि इस दौरान 40 दिन के दौरान आपके पास कई केसेस जो हैं वो आए और बड़ी संख्या में उनमें जो है आपने समानताएं देखी हैं, तो किस तरह के केसेस आपके पास इस दौरान आए और क्या समानताएं आप उनमें देख पाए? कायनाथ जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ड्यूरिंग दी लॉकडाउन पीरियड
सबसे ज्यादा जो सर्ज जो हुआ वो हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन एंड फोबिया, जो जिसको हम फियर कहते हैं, उसको लेकर ज्यादा हुआ। और प्रिडोमिनेंटली जो है मेरा एक प्लेटफॉर्म चलता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म talktoangel.com। इस 40 दिन में हमारे पास पहले 10-15 पेशेंट रोज के आते थे। ड्यूरिंग दी 40 डेज पूरे दुनिया से 500 से 1000 पेशेंट पर डे हमारे साइट पर आते हैं और हमारे 35 डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्टेशंस लेते हैं। हमने अपने प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे पूरे 10 बजे से लेकर 10 बजे रात तक फ्री काउंसलिंग भी दे रहे हैं। और प्रिडोमिनेंटली जो बेल्जियम, फ्रांस, यूएस, मिडिल ईस्ट, इन सब से प्रॉब्लम को लेकर लोग पूछते हैं। और सबसे ज्यादा जो आ रहा है उनके दिमाग में ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कि कल क्या होगा, कल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, मेरा बिजनेस में क्या होगा। अनसर्टेनिटी तो बिल्कुल है ही यहाँ पर, अपने बिजनेस को लेकर के ये चिंताएं तो है ही। लेकिन डॉक्टर यहाँ पर एक और बड़ी चिंता जो सामने निकल के आई है वो ये है कि लोग भयभीत होना शुरू हो चुके हैं एक दूसरे से। यहाँ पर जो अगर कोई पेशेंट है तो पेशेंट के प्रति भी नजरिया बहुत ज्यादा जो है संकीर्ण हो गया है। वो एक्सेप्ट एकदम से जो सोसाइटी की अगर बात कर लें वो नहीं कर पा रही है। अगर कोई रिकवर होके भी पहुंच रहा है तो उसके प्रति भी लोग एकदम से सहज नहीं है, असहजता साफ दिखती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसको हम स्टिग्मेटाइजेशन बोलते हैं कि स्टिग्मा हो जाता है। जैसे कि पहले मानसिक रोग के बारे में कोई बात करना उचित नहीं समझता था, इसी तरीके से जिसको जो संक्रामक बीमारी होती है तो संक्रामक बीमारी को कोई टच करना पसंद नहीं करता, उससे बात करना नहीं पसंद करता। तो एज ए रिजल्ट स्टिग्मेटाइज होने के करके उससे भय, हमने नोट किया है कि इवन बच्चे अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी को उठाने के लिए तैयार नहीं रहते। तो ये जो है वी हैव टू एजुकेट। बिल्कुल, यहाँ फिर किस तरह का एक स्टेप लेने की जरूरत है, कैसे लोगों को समझाने की जरूरत अब यहाँ पर आन पड़ी है कि ये बताया जा सके, कहा जा सके कि इतना जितना आप खौफ खा रहे हैं इतना जरूरत नहीं है खौफ खाने की। वी हैव टू टेक प्रिकॉशन, हमें प्रिकॉशंस लेनी है, प्रॉपर्ली उनको कम्युनिकेट करना है कि ऐसे में पूरा डिसेंसिटाइज करके जो बीमार व्यक्ति है उससे डिसेंसिटाइज करके उसको प्रॉपर आइसोलेट करके, अगर जो वो कोई चीज उसको हो गई है तो 85% to 90% तो रिकवरी रेट है। वंस ही और शी इज रिकवर्ड और कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो वो बिल्कुल ठीक है, वो आपके जैसा ही है। तो जैसे कि सर्दी जुकाम बुखार आता है चला जाता है, ये भी चला जाएगा। हमें वो अवधारणा हटानी पड़ेगी और हमें धारणा डालनी पड़ेगी। यहाँ यही सोचना होगा कि दूसरी बीमारियों की तरह ही है, इसको ये दिमाग में लेकिन नहीं चलना है कि एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है और जो पेशेंट रिकवर होकर आया है वो अभी भी पेशेंट ही है। पवन कुमार जी हमारे साथ बने हुए एएसआई हैं। पवन जी, आपसे मैं चाहूंगी कि जरा इस पर अपनी प्रतिक्रिया आप रखें, अंतिम प्रतिक्रिया दें कि अभी जिस तरह से लॉकडाउन 3 की तरफ जो है हम बढ़ने वाले हैं, इस दौरान जो है आप क्या कुछ दिमाग में लेकर या रोड मैप तैयार करके चल रहे हैं, क्या कुछ खास दिशा निर्देश जो है इस बार दिए गए हैं, क्योंकि काफी चीजों में छूट है। मैम ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਆ, ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹਟ ਸਕਦੀ ਆ। ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ, 2 ਗਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
लोग तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन पवन जी कई बार ऐसे मौके भी आते होंगे जब आपको इन सारे मानकों को तोड़ना भी पड़ता होगा, क्योंकि अगर किसी को समझाना है तो 2 गज की दूरी बनाकर आप नहीं कर सकते। तो इस दौरान आप किस तरह के आप एहतियात जो है बरतते हैं, क्योंकि कई पुलिसकर्मी जो है हमने देखा है कई राज्यों में, इवन यहाँ पर लुधियाना की जैसा आपने जिक्र किया कि एसीपी इससे संक्रमित होकर वो उनकी मृत्यु तक हो गई है, निधन भी हुआ। तो यहाँ आप किस तरह के प्रिकॉशन ले रहे हैं, और क्या और लगता है कि सरकार की तरफ से इस मामले में कदम उठाया जाना चाहिए पुलिसकर्मियों के लिए भी? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਏਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। जी अशोक चौहान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो, लोग कोरोना वायरस का जो सामना है वो लॉकडाउन में रहते हुए ही अपना किया जा सकता है, जो कि बचे जाए। मानते हैं कि ये कोई लंबा चलने वाला लंबा लेकिन नहीं अब चल लॉकडाउन पाएगा। की व्यवस्था भी लचर हो हाँ। जाएगी उस तरह। इस बीच आपको लगता है क्या इस सब के साथ में हम उतनी मजबूती के साथ सामना कर पाएंगे? देखिएगा, मजबूती का जब मन में इच्छा शक्ति है, सब कुछ है। गवर्नमेंट आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए तैयार बैठी है कि भाई जितनी भी फैसिलिटी उनको दी जाए, जितना भी अपना ट्रीटमेंट है वो है। मानते हैं कि ट्रीटमेंट में शुरुआत में थोड़ी गड़बड़ हुई है, थोड़ी देरी हुई है, पर गड़बड़ नहीं। वो लोग भी तो हैं जो अपना पैरामेडिकल, अपना फोर्स के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, इसके बाद में जो है सफाई कर्मचारी है, वो अपनी जान के परवाने करते हुए फिर भी कोरोना वायरस बिल्कुल, हर कोई यहाँ पर लगा हुआ है और उसके साथ ही हमें भी सहयोग करना है, योगदान अपना देना है। डॉक्टर रोहित भैयाना हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर भी जो है अपना जो इसके अपना पॉजिटिव बन गए हैं, उनके चपेट में आए हैं। ये हमें सोचना चाहिए, हमें अपना ख्याल खुद रखना है, आर्थिक स्थिति भी देखनी, सब देखनी है, उससे निमट लेंगे। जान है तो जहान है, अगर जिंदा रहेंगे तो कमाएंगे भी, खाएंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। इसलिए गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि अपना आप लोग, लेकिन यहाँ पर वही बात आ गई अशोक जी कि एक वक्त में कई सारी चिंताएं हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि किसे पहले प्रायोरिटी पर लिया जाए। डॉक्टर रोहित, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे सबसे पहले तो मैं चाहूंगी उसी बात पर आप रोशनी डालें, जैसे आपने असहमति कुछ चीजों को लेकर के जताई थी, असहमत हैं तो क्यों हैं? और दूसरा, टेस्टिंग के मामले में कि टेस्टिंग का रेट जो है, आप क्या मानते हैं कि हमें कितना ज्यादा इस पर आने की जरूरत है, कितना ज्यादा इसे बढ़ाए जाने की अभी जरूरत है? हाँ, थोड़ा डिटेल कीजिएगा। हाँ, थोड़े डिटेल। डॉक्टर रोहित। देखिए कायनात जी, मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ क्योंकि वो छोटा जवाब है जी। मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है और गवर्नमेंट को भी सजेस्ट किया है, हमारी टेस्टिंग कम से कम 5 लाख टेस्ट पर डे होनी चाहिए। ये फिगर मैंने कंजर्वेटिव फिगर रखा है। अगर आप वर्ल्ड वाइड नंबर्स को देखें, यूके 1 लाख टेस्ट पर डे कर रहा है और 2 लाख टेस्ट पर डे का टारगेट रखा हुआ है उसने। जर्मनी, जिसकी 8 से 10 करोड़ पॉपुलेशन है, 2 लाख टेस्ट पर डे की बात कर रहा है। यूएसए, जिसकी 32-35 करोड़ पॉपुलेशन है, 1.5 लाख टेस्ट पर डे कर रहा है। स्वीडन, जिसकी 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन है, 15,000 से ऊपर टेस्ट कर रहा है पर डे। हम लोग 135 करोड़ लोग हैं, हम लोग 20 से 25,000 टेस्ट कर रहे हैं। मिनिमम 5 लाख टेस्ट पर डे हमें करने जरूरी हैं, तभी हम ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे, नंबर्स अंडरस्टैंड करके। और बिना टेस्टिंग के क्या लगता है कि लॉकडाउन किए जाने का कोई फायदा नहीं है? देखिए, हम लोग अपनी आंखों पे पट्टी बांध के तलवार लेके लड़ रहे हैं, इधर उधर घुमाए जा रहे हैं। इट इज द सेम एग्जाम्पल। लॉकडाउन करना बहुत जरूरी है, टोटल 100% लॉकडाउन करना जरूरी है। ये मुझे आपके पहले क्वेश्चन पे लेके आता है, जिसका जवाब अब मैं देना चाहूंगा जी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग यूएस को फॉलो कर रहे हैं, जो कि एक गलत एग्जाम्पल है। यूएस में पिछले हफ्ते जॉर्जिया, ओक्लाहोमा, अलास्का, मिशिगन, टेक्सास ओपन किए हैं पार्शली, कोलोराडो, मिनीसोटा, मोंटाना, इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसेस ईज आउट कर दिए हैं। हम लोग उसको फॉलो करके अपने जोनल उसमें वही कर रहे हैं जो उन्होंने गलती करी है।
ये वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था जिसको साइंटिफिक कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड बड़ी स्केप्टिकली देख रही है, बहुत डरे हुए उससे देख रही है कि क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा जापान के एक आइलैंड का, होकाइडो करके। होकाइडो नाम से जापान में एक आइलैंड है जिसकी छोटी सी पॉपुलेशन है जी। फरवरी में वहां सबसे पहले कोरोना डायग्नोज हुआ था उस एरिया में, और 28 फरवरी के पास जब उनके 65-66 केसेस हो गए थे, वहां के मेयर ने लॉकडाउन इम्पोज कर दिया। वो लॉकडाउन 3 हफ्ते तक रहा, और आई थिंक 18 मार्च के आसपास उन्होंने जब देखा कि हमारे केसेस जो हैं खत्म हो गए हैं और कुछ दिनों में 0 केस आते थे पूरे आइलैंड पे, उन्होंने लॉकडाउन उठा दिया जी। बिजनेसेस के उसमें आके वही ग्रीन और ऑरेंज जोन की फिलॉसफी लेके कि अब हम ग्रीन और ऑरेंज जोन में हैं, लॉकडाउन हटा देते हैं, बिजनेस के प्रेशर में लीटर ये वो सब वक्त डॉक्टर रोहित बहुत कम वक्त बचा है, जल्दी से मैं चाहूंगी बिल्कुल यहाँ पर आप ये 2 शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो क्या गवर्नमेंट को इस वक्त करना चाहिए, बहुत जल्दी से आप ये जवाब दे दें। होकाइडो में आज की डेट में आउटब्रेक दोबारा हो गया है, उसके एग्जांपल को फॉलो कीजिए, उनके नंबर्स देखिए, वहां 300 से ज्यादा केस हो गए हैं, दोबारा 14 अप्रैल से लॉकडाउन इम्पोज करना पड़ा है। क्या आप वही करना चाहते हैं 2 महीने के बाद? सरकार को सोचना है, गलती मत कीजिए। तो इसके लिए जरूरी है कि जो मामले हैं उनको जल्दी से डिटेक्ट किया जाए, उनको पकड़ने की जरूरत है, ताकि जो इन्फेक्शन के शिकार लोग हैं उनको अलग से रखा जाए और जो स्वस्थ हैं वो अलग रह सके, तभी सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है, अंडर कंट्रोल हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लॉकडाउन यहाँ पर 2 लॉकडाउन तो हम देख चुके हैं, 40 रोज उसके दौरान करीब करीब हम बिता भी चुके हैं। एक और लॉकडाउन की घोषणा सरकार ने कर दी है। हालांकि जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने ये भी कहा कि हम सबसे बुरे दौर से जो है वो गुजर चुके हैं और वो दौर गुजर चुका है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं उनका पालन यहाँ पर हमें अभी करते रहना होगा। जो सामाजिक मापदंड यहाँ पर बनाए गए हैं उनको भी फॉलो करते रहना होगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब तक यहाँ पर हम स्वास्थ्य के मोर्चे पर यानी कि टेस्टिंग का जो काम है उसको तेजी से नहीं करते हैं, उसमें तेजी नहीं लाते हैं, क्या वाकई में हम उस मकसद को हासिल भी कर पा रहे हैं या नहीं? फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।